तो सबसे पहले हम फोर्थ यूनिट स्टार्ट करते हैं। चौथे यूनिट में हमको चौथे यूनिट में लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ना है। लीनियर प्रोग्रामिंग और दूसरा पढ़ना है हमें इनपुट आउटपुट मॉडल। लीनियर प्रोग्रामिंग को रेखीय प्रयोजन बोलते हैं और इनपुट आउटपुट को आगत निर्गत मॉडल बोलते हैं, जिसे डब्ल्यू लियोन्टिफ ने दिया था। ये मुख्य रूप से अमेरिकी अर्थशास्त्र के लिए, अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए दिया था। तो सबसे पहले हम देखते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होता है, इसे लीनियर प्रोग्रामिंग क्यों बोलते हैं और फिर इसकी शुरुआत कैसे होती है। होता क्या है कि जब एज ऑफ रेनाइसांस हो रहा था, एज ऑफ रेनाइसांस आप बोलेंगे तो एज ऑफ रेनाइसांस क्यों कहा जाता है उसको, 14वीं शताब्दी से लगभग 16वीं से 17वीं शताब्दी तक हो रहा था, 1400 से 1700 तक। तो ये क्यों कहा गया था एज ऑफ रेनाइसांस? उसका मतलब रीजन ये था कि जो लोग थे वो भगवान, जो ईश्वरीय शक्ति था, उस पर जो भरोसा था उसको त्याग करके खुद अपने बल पे विश्वास करने लगे थे और फिर उसी से एज ऑफ रेनाइसांस की शुरुआत होती है। इसे हम पुनर्जागरण बोलते हैं। और वहीं से लोग क्या करते हैं कि लोगों की जो जागरूकता है वो बढ़ती है। वहीं से देखिए सारी चीजें शुरुआत होती है, भाप के इंजन का आविष्कार, बल्ब वगैरह सारी चीजों का आविष्कार होने लगा। उसी के क्षेत्र में जब हम शेप्स को देखते थे, क्षेत्रफल को देखते थे, तो सभी चीज का जो क्षेत्रफल है उसको पता हो सकता था। लेकिन जो अगर कुछ ऐसे डायगोनल थे, जो ऐसे डायग्राम थे, जैसे मान लीजिए अगर ऐसे जिसका शेप क्लियर ना हो, जैसे मान लीजिए कोई ऐसे हो, कोई ऐसे हो, तो इसको हम कैसे सेट करें, इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करें? इसके लिए आविष्कार होता है कैलकुलस का। कैलकुलस में हम देखते हैं इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सारी चीजें। देखिए डिफरेंशिएशन का अर्थ ये होता है कि अगर मान लीजिए कोई भी पार्ट हो, तो इसमें कहा गया कि आप इसको कई भागों में तोड़ें और फिर उसको जोड़ दें। डिफरेंशिएशन मतलब उसको तोड़ दें डिफरेंट भागों में, और फिर इंटीग्रेशन मतलब उन सारों को जोड़ दें। बस वहीं से कैलकुलस की शुरुआत होती है। देखिए डिफरेंशिएशन में क्या होता है, यहीं से डिफरेंशिएशन की शुरुआत हुई। और इसको कब तक तोड़ें, मतलब कितना तोड़ें इसको, तो आप वैसे तोड़ें जिसको हम बोलते हैं लिमिट टेंस टू इनफाइनाइट। लिमिट टेंस टू इनफाइनाइट का मतलब होता है कि आप इससे लिमिट तब तक आप इसको तोड़ें जब तक इनफाइनाइट भागों में तोड़ें, और फिर इसको क्या करें, आप इसका तोड़ने के बाद आप इसको जोड़ दें। इसे हम समेशन बोलते हैं और इसको हम इंटीग्रेशन भी बोलते हैं। इसी के माध्यम से दिखाते हैं, चाहे कोई भी शेप हो, इसीलिए हम इसको ऐसे शेप में लिखते हैं। और फिर देखिए अब इसका वैल्यू पता करना था, तो इसको वैल्यू पता करने के लिए हम इसका मैक्सिमम वैल्यू पता करते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम। देखिए यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू है। जो मैक्सिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है, इसको निकालने के लिए देखिए अगर मैक्सिमम वैल्यू मान लीजिए 5 है, मिनिमम वैल्यू मान लीजिए 0 है, अगर होता है ऐसे, तो मैक्सिमम वैल्यू देखिए यहाँ पे हम 0 क्यों रखते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे कि यहाँ पे जो है हम इसका स्लोप यहाँ पे 0 है, तो हम इसका मैक्सिमम क्यों निकालते हैं? तो अगर मान लीजिए मैक्सिमम पता चल जाए और मिनिमम पता चल जाए, तो जो भी हमारा वैल्यू है, जो हमारा क्षेत्रफल है, वो आसानी से पता चल जाएगा। इसलिए हम मैक्सिमम मिनिमम का टेक्निक है ये भी, इसका प्रयोग करते हैं। तो और इसके बाद जब इसका प्रयोग है, मान लीजिए ये तो फंक्शन एक है, अगर एक फंक्शन है, मान लीजिए एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है, तो ये पूरा एक फंक्शन है, तो इसको निकालने के लिए हम मैक्सिमम मिनिमम का प्रयोग कर सकते हैं। मान लीजिए अगर ऐसे 10 फंक्शन हो तब इससे काम नहीं चलेगा। यहीं पे प्रयोग होता है लीनियर प्रोग्रामिंग का, और यहीं से लीनियर प्रोग्रामिंग की शुरुआत होती है। लेकिन वह चूंकि एक टेक्निक है, चूंकि वह तरीका है, तो किसी भी क्षेत्र में यूज होता है। इसीलिए हम इसका प्रयोग, चूंकि इसमें मैक्सिमाइजेशन का है, मिनिमाइजेशन का है, इसीलिए देखिए इसे हम सिंपल मैक्सिमा मिनिमा बोलते हैं। और सिंपल मैक्सिमा मिनिमा का भी प्रयोग हम इकोनॉमिक्स में करते हैं, चूंकि इकोनॉमिक्स का उद्देश्य होता है सीमित संसाधनों में असीमित इच्छाओं की पूर्ति। इसीलिए हम इसका प्रयोग मैक्सिमा और मिनिमा का प्रयोग, मैक्सिमा मतलब लाभ के लिए हम मैक्सिमा का प्रयोग, इक्वेशन का प्रयोग करते हैं, और मिनिमा मतलब कॉस्ट को कम करने के लिए मिनिमा का प्रयोग करते थे। सिंपल मैक्सिमा मिनिमा इसे बोलते हैं। लेकिन अगर कई सारे प्रोग्राम हो, कई सारे कांस्टेंट हो, तो वहां पे इसका प्रयोग नहीं हो सकता है। मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू बहुत सारे सिद्धांत है, एफ एक्स इक्वल टू 1, एफ एक्स इक्वल टू 2, बहुत सारे कांस्टेंट है, तो हम इसका प्रयोग वहां पे नहीं कर सकते हैं। इसीलिए लीनियर प्रोग्रामिंग का प्रयोग की आवश्यकता पड़ी। इसकी आवश्यकता कैसे पड़ी? देखिए जो सारी चीजें हो रही थी, जैसे मान लीजिए आप देखेंगे कि मैक्सिमा है, मिनिमा है, आप उसका प्रयोग कर रहे थे, इसमें सीमांत विश्लेषण इसे बोलते हैं। तो इस हिसाब से जो सिद्धांत थी, जो लाभ को अधिकतम करना था, इसे हम बोलते हैं प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। तो प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन कॉस्ट का
को कम करना भी हो सकता है और रेवेन्यू को अधिकतम करना भी ऑप्टिमाइजेशन का काम, देखिए दोनों उसमें आता है। तो इसका प्रयोग हम मैक्सिमम मिनिमम का प्रयोग के टेक्निक से हम निकाल सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ज्यादा कांस्टेंट दिए हो तो हम उसको प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अब देखिए होता क्या है कि 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध होता है तो जो सिद्धांत, देखिए जो बहुत सारे लोग हैं, जो बहुत सारी हानियां होती हैं उसमें युद्ध में, तो कुछ ऐसा किया जाए। और हमारे पास देखिए रिसोर्सेज, देखिए इसकी शुरुआत पश्चिमी में हुई, पश्चिम में, तो वहां पे रिसोर्सेज क्या है, बहुत कम है। रिसोर्सेज मतलब जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीजें हैं तो उसमें बहुत कम है। तो उसमें क्या दिया जाए, उसमें ऐसा भोजन दिया जाए जिसमें सबसे ज्यादा क्या हो, विटामिन हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, मिनरल्स हो, प्रोटीन्स हो, तो वो उसमें बहुत ज्यादा ये सारी चीजें हो, लेकिन उसकी कॉस्ट कम है, कॉस्ट कम है और उसकी मात्रा कम है, लेकिन उसकी जो उपयोगिता है वो सबसे ज्यादा, उसमें सबसे अधिक प्रोटीन हो, ये सारी चीजें, इसका प्रयोग हमें जरूरत होती है। इसकी प्रयोग की जरूरत पड़ी, क्यों पड़ी, क्योंकि युद्ध में इसकी जरूरत है। युद्ध में हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज की हानि हो रही होती है, तो हमें कुछ कम से कम पैसे में बहुत सारी चीजें, प्रोटीन, बहुत सारी चीजें देनी होती हैं। इसके लिए इसकी प्रयोग किया गया। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसका प्रयोग किया गया। देखिए सबसे पहले इसकी खोज अमेरिका में होती है, आपने देखा है। आप पूछ सकते हैं कि अमेरिका में ही क्यों होती है। अमेरिका में इसलिए होती है कि मुख्य रूप से उस समय अमेरिका ही रिसर्च क्यों करता है, क्योंकि उसके में दो ही जो देश थी वो इमर्जिंग पावर थी। एक थी ब्रिटेन, जो वो भी एग्जॉस्ट हो चुकी थी 1945 के बाद। देखिए उसमें इतना उसके रिसोर्सेस का लॉस होता है क्योंकि वो पहले ही भागीदारी हो गई थी। लेकिन अमेरिका जो था वो बाद में इंटर करता है, तो उसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज बचे थे। तो इसका मतलब क्या था, केवल दो ही देश मुख्य रूप से बचे थे, एक था रसिया और एक था अमेरिका। देखिए रसिया में क्या है, साम्यवादी है, पूंजीवाद है नहीं, तो वहां पे हो ही नहीं सकता। पूंजीवाद कौन बचा, अमेरिका। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वहीं पे शुरू हुआ, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसीलिए वहां पे शुरू हुआ। तो वहां पे देखिए वहां पे सबसे पहले क्या हुआ, तो वहां के डिफेंस के लिए आप अगर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें डिफेंस के लिए उसकी शुरुआत होती है। यूएस डिफेंस के संदर्भ में एलपीपी की शुरुआत होती है। और सबसे पहले किसने दिया था, सबसे पहले 1946 में इसकी बात हुई थी। और जो यूएस डिफेंस था उसमें मुख्य रूप से जो यूएस एयरफोर्स है, कितनी बड़ी बात है, यूएस एयरफोर्स के बारे में के संदर्भ में इसको दिया गया था 1946 में। हालांकि आप देखेंगे तो अगर आप इसको पढ़ेंगे तो सबसे पहले जो इसकी विचार है वो किसने दिया था, रूसी वैज्ञानिक ने दिया था। लेकिन उसने, एक रूसी गणितज्ञ थे, उसने दिया था, लेकिन उसको बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन नहीं किया, विकास नहीं कर पाए, क्योंकि वो एक साम्यवादी देश। आप ये सब सारी चीजें कनेक्ट करके लेके चले कि क्यों हो रही हैं सारी चीजें। कैपिटलिस्ट जो पूंजीवादी था, पूंजीवाद में इंडस्ट्रियलिस्ट को महत्व दिया जाता है क्योंकि उनके पास पूंजी होती है और इंडस्ट्रियलिस्ट अपने रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, इसीलिए वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं। अपनी इकोनॉमी इसलिए वहां पे महत्वपूर्ण होती है क्योंकि पूंजीवादी राष्ट्र में पूंजी सबसे महत्वपूर्ण है। और इकोनॉमिक्स मतलब पैसा, मतलब इकोनॉमिक्स और पूंजी का मतलब क्या है, पैसा है। अगर कॉस्ट कम करेंगे तो आपके पास, इसका मतलब अपने रिसोर्सेज को बचाना चाहते हैं, पैसे को बचाना चाहते हैं। जिसके पास जितना ज्यादा रिसोर्सेज का पूंजीपति, जो पूंजीवादी अर्थशास्त्र में, उतनी ज्यादा समृद्धि। तो देखिए क्या होता है, एलपीपी की शुरुआत होती है तो उसका जो विचार होता है वो रूस में दिया गया था। इसका विचार रूस में दिया गया था, लेकिन इसका जो मुख्य रूप से जो रूसी गणितज्ञ थे एल.वी. कांटोरोविच, उन्होंने दिया था। लेकिन हम उसकी चर्चा इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उन्होंने उसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया था, लेकिन इसका विस्तार किया था। जो मुख्य रूप से इसके विस्तार का श्रेय जाता है वो अमेरिकन वैज्ञानिक के पास जाता है। अमेरिकन वैज्ञानिक डीवी डेंटिज, जैसे हम बोलते हैं, डीवी डेंटिज, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। डीवी डेंटिज, इन्होंने इसकी शुरुआत की थी 1946 में। उन्होंने कहा था इमरजेंसी, देखिए 1946 में इसने इनकी शुरुआत की थी और इनका उद्देश्य यह था कि जो सबसे कम लागत में बहुत सारे डाइट प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। इसका मतलब यह था कि कम लागत में क्या किया जाए, अधिकतम प्रोटीन, अधिकतम कार्बोहाइड्रेट इत्यादि विटामिन को दिया जाए। उसी के संदर्भ में इसकी शुरुआत होती है। तो ये किस लिए यूज होता है, ये थियरी ऑफ ऑप्टिमाइजेशन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें हम ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। मुख्य रूप से देखिए हमने बता दिया। अब हम देखेंगे कि इसके एजम्पशंस क्या है, हम इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। इसके 3 एजम्पशंस हैं। एजम्पशंस किसी भी थियरी की रीढ़ होती है, बैकबोन ऑफ थियरीज। तो इसको हमें जानना जरूरी है। सबसे पहले क्या होता है, इट कैन डिफाइन एज
लीनियर रिलेशनशिप, ये रेखीय संबंध को बताता है। लीनियर प्रोग्रामिंग में रेखीय संबंध को बताता है। नंबर दूसरा होता है इसके जो साधन की कीमत है, साधन की कीमत, जो साधन की कीमत होती है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उसकी जो कास्ट होती है वो स्थिर है। साधन कीमत स्थिर है। और नंबर तीसरा है प्रतिबंध, जिसे हम कांस्टेंट बोलते हैं। प्रतिबंध है प्रतिबंध, इसे देखिए रेखीय संबंध को हम लीनियर रिलेशनशिप बोलते हैं। साधन कीमत स्थिर है, इसका मतलब है कि जो फैक्टर प्राइस कांस्टेंट है। प्रतिबंध बोलते हैं इसे कांस्टेंट। अब हम देखेंगे, समझेंगे कि ये क्या है, रेखीय संबंध क्या होता है। पहली बात यह है कि लीनियर प्रोग्रामिंग को लीनियर प्रोग्रामिंग क्यों बोलते हैं। जो एलपीपी है इसे हम शॉर्ट में एलपीपी बोलते हैं, आप इसे नोट कर लें। फिर हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि जो इसका मतलब है, तीनों एजम्पशंस इसका मतलब क्या है। लीनियर प्रोग्रामिंग इसलिए बोलते हैं इसको कि ये इनपुट आउटपुट के आधारभूत उद्देश्य के लिए, देखिए इनपुट आउट पे निर्धारित होता है। इनपुट आउटपुट पे इनपुट आउटपुट की अवधारणा पे निर्धारित होता है। इसका मतलब क्या है, इनपुट आउटपुट की जो अवधारणा, इसका मतलब यह है कि आप जितनी मात्रा में इनपुट को बढ़ा रहे हैं उसी मात्रा में आउटपुट का आपको मिल रहा है, रिजल्ट मिल रहा है। अगर मान लीजिए 2/4 2-3 के मामले में अगर आप बढ़ा रहे हैं 2-3 के मामले में, और 2 यूनिट अगर आपको आउटपुट मिल रहा है, तो उसी के संदर्भ में सारे यूनिट अगर आप जितना जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो उसी के क्षेत्र में, उसी के परिप्रेक्ष्य में वो सारी चीजें बढ़ती जाएंगी। तो ये इनपुट आउटपुट के हिसाब से तय होता है। तो ये लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होता है, देखिए लीनियर प्रोग्रामिंग इसलिए होता है क्योंकि जैसे जो साधन कीमत होता है वो स्थिर होता है मुख्य रूप से। तो आप देखेंगे कि जिस अनुपात में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे श्रम है और यहाँ पे पूंजी है, तो श्रम पूंजी अगर मान लीजिए आप यहाँ पे 2 यूनिट है, 2 यूनिट, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, 8 है, 10 है, ठीक है। तो आप अगर मान लीजिए 1 यूनिट उत्पादन करने में, ये उत्पादन की रेखा है, 1 यूनिट उत्पादन करने में अगर आपके 1 श्रम और 1 पूंजी लग रही है, तो दूसरा यूनिट उत्पादन करने में भी 1 श्रम 1 पूंजी ही लगेगी, और तीसरा में भी वैसे ही लगेगी, चौथे में भी वैसे ही लगेगी, पांचवें में भी वैसे लगेगी। जब इस प्रकार से होगा तो अगर आप इन सारी रेखाओं को मिलाएंगे, जैसे मान लीजिए श्रम और पूंजी की मात्राओं के अनुपात को अगर मिलाएंगे तो एक सीधी रेखा बनती है। चूंकि जो श्रम और पूंजी की मात्रा वो एक समय पे स्थिर होता है, श्रम और पूंजी की मात्रा एक समय पे स्थिर होता है, इसीलिए कांस्टेंट होता है, इसकी प्राइस कांस्टेंट होती है। तो जैसे जैसे श्रम और पूंजी की मात्रा अगर एक यूनिट आप उत्पादन में, 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन में अगर आप 1 श्रम और 1 पूंजी लग रही है, तो जो दूसरा यूनिट बनाएंगे तो उसमें भी केवल एक श्रम और 1 पूंजी ही लगेगी। तो इन सारे रेखाओं को अगर आप मिलाते हैं तो एक लीनियर, आपको एक रेखीय संबंध मिलता है। इसीलिए हम इसको लीनियर प्रोग्रामिंग बोलते हैं। और ये इनपुट और आउटपुट के बेसिस पे संबंध होता है, इनपुट आउटपुट के आधार पे, अवधारणा पे संबंधित होता है कि जितनी मात्रा में अगर आप इनपुट को बढ़ा रहे हैं उतनी ही मात्रा में आपको आउटपुट मिलेगा। इसीलिए हम इसे लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल बोलते हैं। अब इसे कुछ एजम्पशंस हैं, हमने बताया था आपको, और फिर उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। रेखीय संबंध, सबसे पहला रेखीय संबंध आपने समझ लिया है कि रेखीय संबंध क्यों होता है और रेखीय संबंध का मतलब क्या होता है। नंबर दूसरा है देखिए, और जो नंबर दूसरा है वो होता है कि साधन की कीमत स्थिर है। साधन कीमत स्थिर है। साधन कीमत स्थिर का अर्थात ये है कि अगर आप कोई कंपनी अगर कितना भी वजन बढ़ा, जैसे मान लीजिए कितना भी मांग करे, अगर 10 लेबर की मांग करती है, 20 लेबर की मांग करती है, 50 लेबर की मांग करती है, तो फिर भी जो उसका साधन का कीमत है, लेबर की जो सप्लाई कॉस्ट है, जैसे मान लीजिए उसकी मजदूरी है, वो उतना ही रहेगी। जैसे मान लीजिए अगर 500 रुपये मिल रहा है एक लेबर का, लग रहा है, तो चाहे वो कितना हो भी मांग करे, पूरे मार्केट से मांग करे, फिर भी वो उतना ही आपको 500 में ही मिलेगा, चाहे वो कितना भी मांग कर ले, उसका जो प्राइस है वो नहीं बढ़ सकता। इसी प्रकार वस्तु की जो कीमत है, जो प्राइस है, वो कोई भी कंपनी कितना हो भी बढ़ा ले,
वो वस्तु की कीमत उतना ही रहेगी। ये क्या है, ये साधन केवल उसमें वस्तु की भी कीमत आ जाएगी। आप देखें तो रेखीय में रेखीय संबंध होता है, दूसरा है साधन कीमत स्थिर होता है, दूसरा एजम्पशन है। तीसरा एजम्पशन क्या है, तीसरा एजम्पशन ये होता है कि इसमें प्रतिबंध होते हैं। प्रतिबंध मीन्स कांस्टेंट। तो तीसरा होता है इसमें हम प्रतिबंध होता है, प्रतिबंध मतलब कांस्टेंट होता है। तो इसका मतलब क्या है प्रतिबंध, प्रतिबंध देखिए इस प्रकार से होता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी फैक्ट्री है, जैसे मान लीजिए आपको उत्पादन करना है, आपको कोई भी उत्पादन करना है, जैसे मान लीजिए आप बोल सकते हैं कि आपको केक बनाना है, ब्रेड बनाना है, या कुछ भी बनाना है, फोन बनाना है। तो फोन बनाने के लिए कोई फैक्ट्री लगी होगी। जो फैक्ट्री लगी होगी तो केवल एक फैक्ट्री नहीं लगी, मान लीजिए कई फैक्ट्री है, मान लीजिए दो फैक्ट्री लगी है फोन बनाने के लिए। दो हिसाब से प्रोसेस होता है, दो कंपनियों के द्वारा प्रोसेस होता है। तो एक इसकी लिमिट है कि एक दिन में मान लीजिए कंपनी 12 घंटे काम करती है। कोई कंपनी है, दो कंपनियां मानते हैं, जब दो कंपनी है तो आप यहीं पे देख लें कि दो प्रतिबंध होगा। दो प्रतिबंध होगा कि दो कांस्टेंट उसके होंगे। कांस्टेंट मतलब वो उसको रोकेंगे। दो ऐसे चीज होंगे कांस्टेंट मतलब कि वो उसको रोकेंगे, अधिकतम उत्पादन करने से, अधिकतम जो भी उसका लक्ष्य उसको करने से उसको रोकेंगे। तो जो दो कंपनियां हैं उसको बनाने में भी मदद कर रहे हैं और उसको रोक भी रहे हैं। किस प्रकार से रोक रहे हैं कि जो दो मशीन है वो बना तो रहे हैं, लेकिन मानते हैं जो पहली मशीन है उसकी कोई क्षमता होगी, तो वो मान लीजिए एक दिन में 12 घंटे काम करती है। केवल हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, तो एक दिन में मान लीजिए 12 घंटे काम करती है, वो करती है एक दिन में 12 घंटे काम करती है। तो ये जो 12 घंटे, तो ये कंपनी क्या है, कांस्टेंट हो गई। इसका मतलब ये होगा कि उसकी जो उपयोगिता है, जो अधिकतम करना चाहता है, मान लीजिए मोबाइल अधिकतम बनाना चाहता है, तो उसकी एक प्रतिबंध हो गया कि आप 12 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते, इसीलिए हम इसको कांस्टेंट बोलते हैं। उसके अलावा हम देखेंगे कि मान लीजिए एक और कंपनी है, मान लीजिए दो हमने देखा था, दो मशीन। दूसरी मशीन मान लीजिए 8 घंटे काम कर सकती है एक दिन में, 8 घंटे काम कर सकती है। तो इसका मतलब ये है कि ये भी कांस्टेंट है उसके लिए, इसलिए क्योंकि दो मशीनें कांस्टेंट है, तो एक 12 घंटे काम कर सकती है और एक 8 घंटे, इसीलिए दोनों कांस्टेंट। तो इसको क्या करना होगा, उसको अधिकतम बनाना होगा, अधिकतम फोन बनाना है, लेकिन उसको इतना देख के, इतना सोचने के बाद, अर्थात इसको ध्यान में रखने के बाद उसको बनाना होता है, इसीलिए हम इसे कांस्टेंट बोलते हैं। तो 3 प्रकार के हमने देखा है, 3 प्रोसेस देखा है। एग्जाम्पल के हिसाब से हम इसको अगर समझें तो मान लीजिए 2 कंपनियां हैं, एक फोन की कंपनी है और उसके पास दो ऐसे ही हम देखते हैं कि 12 घंटे और 8 घंटे उसके पास टाइम है, दोनों प्रोसेस में प्रोसेस के लिए घंटे हैं। एक मशीन के पास 12 और दूसरे के पास 8। तो ये जो कंपनी है फोन वाली, उसको इस 2 मशीनों के द्वारा क्या है, उसी लिमिट में, उसी दायरे में काम करना होता है। मान लीजिए अगर जो पहली है, या मान लीजिए एक्स वस्तु है, एक्स वस्तु का मतलब होता है कि जो फोन है, तो एक्स वस्तु है करने का मतलब मान लीजिए एक फोन है, एक दूसरा फोन है, और दूसरा मान लीजिए सैमसंग का फोन है और मान लीजिए एप्पल का फोन है। तो सैमसंग का फोन बनाने में अगर मान लीजिए जो 2 कंपनियां हैं, तो जो 2-2 घंटे लगते हैं, दोनों मशीनों में 2-2 घंटे लगते हैं। और वाई अर्थात जो एप्पल है, इसको बनाने में मशीनों को, एक को 2 घंटे लगते हैं और दूसरे को 1 घंटे लगते हैं। तो हम किस प्रकार से इसको लिखेंगे, देखिए इस प्रकार से, इसको बनाने में दोनों को 2-2 घंटे लगते हैं, और इसको बनाने में एक को 2, जो पहली मशीन है मान लीजिए ए और दूसरी मशीन है मान लीजिए बी, तो ए को 2 घंटा लगता है, 2 घंटे में प्रोसेस होता है, इसको 1 घंटा लगता है। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 2x + 2y < 12। इस तरीके से लिखेंगे कि 12 घंटे के बराबर में या 12 घंटे के कम में अपनी उपयोगिता अर्थात अधिक से अधिक मोबाइल बना सकती है। अब देखते हैं जो दूसरा कांस्टेंट बनेगा वो 8 है, तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, इसमें 2x प्लस इसको क्या, इसको प्रोसेस करने के लिए 1 घंटे लग रहे हैं, तो हम इसको लिखेंगे 1y < 8। इस प्रकार से हम कांस्टेंट को लिखते हैं। इसको जब हम कांस्टेंट लगाया जाएगा तो इसको हम देखेंगे फिर किस प्रकार से, और देखिए इसी के माध्यम से वो अपने उद्देश्य को प्राप्त करता है। तो हम देखेंगे कि इसकी कुछ अवधारणाएं हैं, कुछ स्टेप्स हैं। हमने ये जंक्शंस देख लिया है, उसके बाद हम देखेंगे स्टेप्स या इसे हम बोलते हैं अवधारणा। अवधारणाओं को हम देखेंगे सबसे पहले क्या क्या है। अवधारणाओं में
अवधारणा किसका? एलपीपी का। ठीक है, इसमें 4 है। सबसे पहला है प्रोसेस, इसे हम प्रक्रिया बोलते हैं। सबसे पहले इसको समझने के लिए जरूरी है ताकि आपको पूरा स्टेप्स पता हो कि किस प्रकार से करना है, ताकि आपको दिक्कत ना हो, कुछ भारी ना हो। उसके बाद हम दूसरा बनाते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसे हम विषयक फलन भी बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में विषयक फलन या ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन और फिर इसे विषयक फलन बोलते हैं। उसके बाद हम बोलते हैं कि ऑप्टिमम सॉल्यूशन, उसके बाद हम निकालते हैं ऑप्टिमम सॉल्यूशन या अनुकूलतम हल, हिंदी में इसे बोलते हैं अनुकूलतम हल, इसे हम ऑप्टिमम सॉल्यूशन बोलते हैं, ओएस। उसके बाद सबसे पहले हम निकालेंगे संभाव्य हल, फिजिबल सॉल्यूशन, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, संभाव्य हल, इसे हम फिजिबल सॉल्यूशन भी बोलते हैं, संभाव्य हल। संभाव्य हल का अर्थ ये होता है कि कितने हो सकते हैं, कितने आंसर इसके आ सकते हैं, और फिर हम इसमें से निकालते हैं ऑप्टिमम सॉल्यूशन। ऑप्टिमम सॉल्यूशन मतलब अनुकूलतम हल, जो हमारी जरूरत थी, जो हमारा उद्देश्य है, उसके हिसाब से हल। उसके अलावा हम देखिए प्रोसेस या प्रक्रिया। प्रक्रिया क्या होता है? तो प्रक्रिया किस फॉर्म में होगा हमने देख लिया सबसे पहले। चूंकि जो कीमत है, साधन की कीमत स्थिर है, वस्तु का मूल्य स्थिर है, तो प्रक्रिया किस प्रकार से होगा? प्रोसेस कि जैसे जैसे देखिए, मान लीजिए अगर अब वस्तुओं को आप इसको लिख लें, फिर हम इसको स्टेप वाइज इसके बारे में चर्चा करेंगे। मान लीजिए 4 वस्तु है, एग्जाम्पल दैट 4 वस्तु है, ओ ए, मान लीजिए ए है, बी है, सी है, इस प्रकार से डी है। तो अब मान लीजिए यहाँ पे श्रम है, श्रम को लेते हैं, और यहाँ पे पूंजी को लेते हैं। क्योंकि यही वेरिएबल होता है, इसीलिए हम इसको एग्जाम्पल में अधिकतर श्रम और पूंजी को ही लेते हैं। तो अब देखते हैं किस प्रकार से। अब मान लीजिए श्रम की मात्रा है यहाँ पे, और यहाँ पे पूंजी की मात्रा है। तो अगर एक ही उत्पादन में मान लीजिए हम देखते हैं कि इतना श्रम लग रहा है और इतना पूंजी लग रहा है, फिर बी के उत्पादन में इतना श्रम लग रहा है और इतना पूंजी लग रहा है, फिर सी के उत्पादन में इतना पूंजी लग रहा है, इतना श्रम लग रहा है, इसमें इतना लग रहा है, इतना लग रहा है, फिर हम इसको मिला देंगे। तो इस प्रकार से हम इसको देखिए, ये सारे प्रोडक्शन फंक्शन है, प्रोडक्शन फंक्शन की तरह है। ओए उत्पादन करना है हमको ओए का, तो इस श्रम की इतनी मात्रा, पूंजी की इतनी मात्रा। ये बहुत ही आसानी से अगर आप इसको स्टेप वाइज समझे तो समझने में दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद बी को हम लेते हैं, तो बी में इतना लगेगा, इतनी श्रम, इतनी पूंजी, सी में इसी प्रकार, फिर डी में इसी प्रकार। तो एक स्टेप वाइज देखिए, इस प्रकार से हम इसको चारों को एक ही में दिखा रहे हैं। उसके बाद अगर मान लीजिए फिर दूसरा देखिए, इसका मतलब क्या है कि आप एक ही बार इसमें सब्स्टिट्यूशन नहीं है, इसमें पूंजी नहीं है कि जैसे श्रम आप श्रम बढ़ा सकते हैं, पूंजी बढ़ा सकते हैं, इसमें मनमानी नहीं कर चलेगा। इसमें एक लिमिट होती है, दैट इज लिमिट। यहाँ पे आप श्रम की एक निश्चित मात्रा का उपयोग करेंगे, पूंजी की एक निश्चित मात्रा का उपयोग करेंगे, करना ही होगा आपको। अगर पूंजी की 5 अगर मशीन ऐसी है कि आप पूंजी को सीधे सीधे आप 10 किलो माल लगा सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप उसमें 2 किलो डालेंगे, आप उसकी जितनी आवश्यकता है आपको उसकी पूर्ति करनी होगी। अगर श्रम मान लीजिए कोई मशीन है, बड़ी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, तो आप उसमें कम से कम 100 मजदूर लगते हैं, तो आपको 100 मजदूर से ही शुरुआत करनी पड़ती है। इसीलिए इसको हम कांस्टेंट, और इसीलिए यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो एक बैग नहीं होता। आप इसे बिहेवियरल समझे, जितनी सारी थियरीज है आप उसको वास्तविकता में समझें कि यहाँ पे इसीलिए जो ऐसा नहीं है कि आप श्रम बढ़ाएंगे फिर पूंजी कम करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आपको एक निश्चित मात्रा बनाना ही होगा, यूज करना ही होगा। फिर हम दूसरा मान लेते हैं यहाँ से है, तो यहाँ पे इतना श्रम, इतनी पूंजी, इसी प्रकार से हम आप इसको ऐसे बनाएंगे। तो ये क्या बन गया? आप अगर देखेंगे तो यह एक प्रकार से आइसोक्वांट बन गया। ये भी तो तकनीकी संबंध बता रहा है। तकनीकी संबंध मतलब श्रम और पूंजी के रूप में आउटपुट दे रहा है, तो ये क्या बता रहा है? तकनीकी संबंध को बता रहा है। तो ये क्या एक प्रकार का आइसोक्वांट या
जिसे हम समुत्पाद वक्र बोलते हैं, आइसो प्रोडक्ट कर्व या समुत्पाद वक्र या आइसो क्वांट। तो एक प्रकार की आइसो क्वांट ही बना रहा है, इसी प्रकार से उत्पादन होता है और इसीलिए हम रेखीय बोलते हैं, क्योंकि इस श्रम और पूंजी की एक निश्चित मात्रा है। तो अगर आप जैसे इसको रीड कर जैसे इसको बनाएंगे तो ये क्या करेगा, एक सीधी रेखा के रूप में बढ़ता हुआ होगा, इसीलिए हम इसे प्रोसेस बोलते हैं, इसे प्रोसेस, यही प्रोसेस। दूसरा, इसको हल करने के लिए हम लिखते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन उद्देश्य क्या है, अब मान लीजिए आपके पास वस्तु है तो आज उद्देश्य होगा। अगर आप बनाने वाले हैं मुख्य रूप से, अगर मान लीजिए अगर आप बेचना चाहते हैं अधिकतम, तो आप क्या करना चाहते हैं, मैक्सिमाइज जेड करना है। मान लीजिए मैक्सिमाइज करना चाहते हैं प्रॉफिट को, तो उसे हम जेड से दिखा सकते हैं, किसी भी चीज को दिखा सकते हैं। और अगर मान लीजिए कुछ खरीदना चाहते हैं तो आप कुछ, अगर मान लीजिए आप ऐसा है कुछ बनाना चाहते हैं, आप उसके कॉस्ट को कम करना चाहते हैं, बनाना चाहेंगे तो आप उसके कॉस्ट को कम करना चाहेंगे कि आप इससे कम में हो, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन देखिए। अगर आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन, हम भी अब एग्जांपल के रूप में आप इसको सॉल्व करने के रूप में फिर इसको देखा जाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अगर मान लीजिए मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू, मैक्सिमाइज मतलब आप रेवेन्यू को अधिकतम करना चाहते हैं, बेच के बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। तो किसको बेच कमाना चाहते हैं, तो पहली बात मैक्सिमाइज जेड अर्थात हम बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। तो किसके द्वारा कमाना चाहते हैं उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। मान लीजिए एक्स वस्तु है और वाई वस्तु है, इसके द्वारा मान लीजिए यहाँ पे दे सकता है 2x और 1y का अनुपात है आपके पास। तो अगर आप इसको इतना बेच के आप अधिकतम, आप मैक्सिमाइज जेड लाभ को अधिकतम करना चाहते हैं किसके द्वारा, x और y के द्वारा, अर्थात 2x और 1y के अनुपात के द्वारा। अगर आपकी मशीन ऐसी है कि ऐसी उत्पादन कर रही है, तो इस प्रकार से अर्थात ये है कि 2x + 1y के द्वारा आप क्या करना चाहते हैं, मैक्सिमाइज करना चाहते हैं किसको, अपने लाभ को। तो यहीं पे प्रयोग होता है कि आखिर आप किससे करेंगे, किससे करेंगे, तो वही करेंगे, किससे करेंगे, कांस्टेंट, जिसे हम सब्जेक्ट टू बोलते हैं, सब्जेक्ट टू बोलते हैं। उस कांस्टेंट का नाम देखिए, हमने उसको कांस्टेंट बनाया था, इसको हमने कांस्टेंट बनाया था, आप उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे 2 कांस्टेंट बनेंगे, 2 मशीनें थी तो 2 मशीनों के द्वारा, फिर यहाँ पे आप लिख देंगे। इसी प्रकार से सारी चीजें लेस देन इक्वल टू 8, इस प्रकार से कांस्टेंट लिखेंगे, इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखेंगे। तो आगे सॉल्व जब करेंगे तो हम इसको बताएंगे क्यों, मतलब किस प्रकार से इसको आगे की प्रोसेस को किया जाएगा। नंबर तीसरा है, देखेंगे संभाव्य हल, जिसे फिजिबल सोल्यूशन बोलते हैं। फिजिबल सोल्यूशन ये होता है कि मान लीजिए अगर 2 कांस्टेंट है जो इक्वल टू 2, जो 2 समीकरण था हमारा, एक इक्वल टू 8 था और फिर एक 8 था, 12 था और एक 8 था, तो उसके द्वारा हम फिजिबल सोल्यूशन निकालते हैं। फिजिबल सोल्यूशन मतलब संभाव्य हल, कि कौन सा हल हो सकता है। तो नंबर 3 क्या करेंगे, फिजिबल सोल्यूशन निकालेंगे। फिजिबल सोल्यूशन, और फिर अंतिम में निकालेंगे जो फिजिबल सोल्यूशन निकला है किसके माध्यम से, इन 2 समीकरण। देखिए फिजिबल सोल्यूशन होगा इन 2 समीकरणों के माध्यम से निकलेगा, जो हमने बताया था 12 और 8। तो इन 2 समीकरण के माध्यम से जो निकला है, तो उसमें से ऑप्टिमम कौन है, मानो कि जो हमके कहने का मतलब ये है कि जो हमको चाहिए वो कौन सा है, तो उसको तो फिजिबल सोल्यूशन पहले निकालेंगे, तो किससे निकलेगा, उसी से निकलेगा। अब इन दोनों के माध्यम से जो हमारा जो फिजिबल सोल्यूशन निकला, इसके माध्यम से हम ऑप्टिमम सोल्यूशन निकालेंगे। ऑप्टिमम सोल्यूशन निकालेंगे। ये पूरा स्टेप हो गया कि हम लीनियर प्रोग्रामिंग को इसी के माध्यम से, इन्हीं सारे सिद्धांत और इन्हीं सारे स्टेप्स और इन्हीं सारे जंक्शंस के माध्यम से इसको सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये पूरा बेसिक और बहुत ही साधारण तरीके से हम इसको समझा रहे हैं। और फिर हम इसको जो कल है हम इसके सिद्धांत को और थियरीज को और किस प्रकार से हल किया जा सकता है, कितने प्रकार से हल किया जा सकता है, इन सारे सिद्धांत को थियरीज को पढ़ेंगे और फिर क्वेश्चंस लगाएंगे। उसके बाद आता है कि डुअलिटी, द्वैत सिद्धांत, उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग में प्राइमल, डुअल, ये सारी चीजें आती है, फिर इनपुट आउटपुट मॉडल। तो इस सबको हम स्टेप वाइज देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर कल हम क्वेश्चंस को देखेंगे। इसमें धन्यवाद।